अच्छा भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए मैन इनसाइड ए इंसुलेटेड केज, जैसे ये हमारा एक केज है और इसके बाहर क्या है, हाईली चार्ज, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक आदमी को बैठा दिया। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये है कि इसको शॉक नहीं लगेगा, व्हाई। पहला इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल इज जीरो, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस पे शॉक नहीं लगेगा इसको। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, इसको ओपन छोड़ दिया। अब ये शेल है, क्या है, क्या अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? शेल क्या होती है, क्लोज सरफेस होती है। अगर ये मैं ऐसे बनाऊंगा तो इसको नहीं लगेगा, अगर थोड़ा सा भी लूज रह गया तो इसको करंट लगेगा, इसको शॉक लगेगा। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहेगा, केज क्या होती है, एज ए शेल बिहेव करती है, और इलेक्ट्रिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो उसको कोई शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑल द चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप हमने बनाया, जब हम डेरिवेशन वगैरह टॉपिक वगैरह कर रहे तब हमने देखा था। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप है। मैंने इस पेन को चार्ज किया, कैसे, बाय रबिंग, ऐसे रब करके मैंने चार्ज किया। मैंने इसको इस मेटल के ऊपर टच किया तो चार्ज इसमें गया और ये स्प्रेड हो गया था। बताने के लिए मैंने बोला कि सारा चार्ज इसमें चला गया, क्या ऐसा चार्ज जा सकता है, क्वेश्चन यही है। तो जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखता है नो, ये नहीं जा सकता। बट जो हमारा एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि हम सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, यस। बट कैसे होगा ये समझने के लिए हम देखते हैं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर क्या होता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर इस तरह से एक शेल होती है जो पूरी बंद नहीं होती है, थोड़ी सी खुली रहती है। ठीक है, जो चार्ज होगा वो सारा कहाँ रहेगा, सरफेस पे। हमने मान लिया कि इसके ऊपर कितना है, 100 कूलम चार्ज है, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। अब वो सारा का सारा चार्ज बाहर है, हम ये मान सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जितना चार्ज बाहर की सरफेस पे है उतना ही अंदर की सरफेस पे भी मान सकते हैं। अच्छा भाई, जब हमने क्या किया, इसको रब किया तो इसके ऊपर 2 वोल्ट चार्ज आ गया। अब 2 वोल्ट चार्ज को हमने क्या किया, इसको अंदर से ले जाके इसके अंदर ले गए। अब अंदर कितना हो गया, 100 बाहर 100 अंदर, 2 और चला गया, चार्ज ऐड हो गया 102। अब वो चार्ज हम इस पे टच करेंगे, चार्ज कहां से कहां जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। जब अंदर 102 था, अंदर की तरफ टच किया तो चार्ज कहां जाके रुकेगा, सरफेस पे। तो बाहर चला गया 101 102, क्योंकि अंदर तो चार्ज जीरो रहना है। आप इसको चाहे 100 बराबर 100 मान सकते हो, चाहे बाहर 100 और अंदर जीरो मान सकते हो। ठीक है, अब जब अंदर जीरो था, हम बाहर से लेके गए 2 कूलम चार्ज, टच किया, सारा बाहर आ गया। इसी तरह से हमने क्या किया, अब बाहर कितना हो गया, 102। फिर हमने दोबारा से रब किया, इसको रब करते रहे, इसके ऊपर 10 कूलम आ गया, लेकिन बाहर कितना है, 102 कूलम, इसके ऊपर 10, कम से ज्यादा पे नहीं डाल सकते, लेकिन हमारे पास तरीका है कि अंदर से ले जाओ, ड्रिल करके अंदर बोरा कर दिया, अंदर से डाल दो, तो ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। तो हम इस तरह से चार्ज पूरा का पूरा चार्ज दे सकते हैं, और यही क्या है, यही प्रिंसिपल है वैन डी ग्राफ जनरेटर का, कि हम वैन डी ग्राफ जनरेटर से क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल बनाते हैं एक छोटी सरफेस पे, सारा का सारा चार्ज इस पे डालते हैं, और यहाँ डालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पूरी सिस्टम बना देते हैं। ये मोटर है, यहाँ से ये बेल्ट घूमती रहती है, और ये बेल्ट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग, नायलॉन की होती है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर ये शार्प एज बना दिए, किसी भी चीज को चार्ज करेंगे ये चार्ज होके इसके ऊपर चार्ज डालता रहेगा। अब नॉन कंडक्टिंग है तो जहां चार्ज दिया वो चार्ज वहीं पे रुकेगा। अब नॉन कंडक्टिंग है तो इसके ऊपर ऐसे रहेगा, ये बेल्ट घूम रही है तो इसके साथ साथ चार्ज ऊपर जाता रहेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी ये लगा दी, कॉम्ब लगा दिया, मेटेलिक कॉम्ब,
जैसे ही चार्ज इस मेटल से स्ट्राइक करेगा, टच करेगा, तो सारा चार्ज मूव करेगा, मूव करते ही अंदर टच हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज बाहर। जो ये शार्प एज बनाए हैं इनको क्या बोलते हैं? कल बुक में पढ़ रहे थे, कोरोना डिस्चार्ज। देखा था बुक में कोरोना डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं कि शार्प एजेस से जो चार्ज निकल के जाता है उसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते होते हैं। ठीक है, ये वन डी ग्राम जनरेटर, ये हमने सिर्फ क्या बताया है, एक बेसिक बताया है इसका। वो किसके लिए कि क्वेश्चन ये था, क्या हम सारा का सारा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आंसर है यस। बट अगर हम बेसिक लेके चले तो चार्ज मूव कहां से कहां तक करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसके अकॉर्डिंग हम चार्ज तब तक ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। बट इस प्रिंसिपल से हम कम चार्ज से हायर चार्ज की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये देख लो। अब इसके बाद हमारे दो क्वेश्चन रह गए जिसमें हमको क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स सोल्व करना है। नीचे तो नहीं हो गया? कैसे ये? ठीक है, देखो ये हमें गिवन है, ये पॉइंट आ गया, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसा है, एक कैपेसिटर ऐसे है, यहाँ से एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये और एक ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है और इनकी वैल्यूज गिवन है 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड। और हमें पूछा गया है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से कैपेसिटर्स सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक चार्ज यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जहां से एक ही रास्ता हो। तो ये रास्ता एक है इन दोनों के लिए, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 1। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इट मींस हम इन दोनों को हटा के एक अकेला लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो, 1 माइक्रोफैरेड। हमने इन दोनों को हटा दिया यहाँ से, इन दोनों को हटा के हमने यहाँ से इसके पैरेलल एक लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के हम एक अकेला लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो, 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको हटा दिया दोनों को। अब यहाँ से एक अकेला ले गए हम जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखो यहाँ से एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, ये दोनों किस में हो गए, इन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से वापस आ गया। ये दोनों सीरीज में, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/2 1। तो CS की वैल्यू आ गई 1। इन दोनों को हटा के हम एक अकेला लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी, 1। और यहाँ से ही आ रहा है तो इसके पैरेलल 1 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो Cp इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। ये देखो ये एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक 5 माइक्रोफैरेड, फिर एक पॉइंट ये दे दिया है, इसके बाद ये 10 माइक्रोफैरेड, फिर एक पॉइंट ये दे दिया, इसके बाद है 15 माइक्रोफैरेड, और फिर इसके बाद एक पॉइंट ये है और यहाँ पे दे दिया 30 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, या फिर इसको 15 ही दे दिया, 15 माइक्रोफैरेड। अब ए से लेके इसको हमने नाम दिया बी, ये एक्स, ये वाई, ये सी और ये डी। ए से लेके, सॉरी यहाँ तक नहीं है,
ये यहाँ तक है और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है, डी से लेके सी तक। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं। तो रीड्रॉ करके हम क्या देखते हैं, एक्स को तो एज इट इज रखो, ए से कितने रास्ते निकले, एक रास्ता तो ये गया डी तक, इन दोनों के बीच में कितना है 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई। और ए से कौन सा रास्ता निकला जो जाता है बी तक, तो हमने ये यहाँ पे बी पॉइंट बना दिया, ए से लेके बी तक। क्या ए से लेके बी के बीच में कोई है कैपेसिटर, तो हमने सीधा बना दिया। लेकिन बी से लेके डी तक एक जाता है, ये क्या है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई। फिर बी से लेके सी तक एक जाता है, तो ये हमने एक सी पॉइंट बना दिया, बी से लेके सी तक जिसके बीच में कितना है 15 माइक्रोफैरेड। और सी से लेके डी तक एक जाता है जिसके बीच में कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां से एक रास्ता गया और इसके बाद में क्या है ये 15 माइक्रोफैरेड। अब देखो यहां से एक रास्ता गया यहाँ पे, अब यहां से दो रास्ते बन गए, तो ये दोनों किस में हुए पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, Cp is equals to C1 plus C2, 10 जमा 15 मतलब 25 माइक्रोफैरेड। तो हमने इन दोनों को हटा के यूज कर लिया। चलो इसको मैं अलग से रीड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये x है, ये a पॉइंट है, a से लेके d तक गया ये 5 माइक्रोफैरेड, और इसके आगे d के आगे ही तो है ये दोनों, तो इनका हमने ये लगा दिया। क्या ये सही लगा रहा हूं मैं या गलत लगा रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ, क्योंकि ये भी इसके साथ पैरेलल में आएगा या सीरीज में आएगा, इन दोनों का एक बन गया तो वो रास्ता कहाँ से निकलेगा, बी से तो निकलेगा, तो अलग रास्ता अलग ही आएगा ना, ए से सीधा तो नहीं है, तो वो भी किसके साथ आएगा, इसके साथ पैरेलल में आएगा। ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, तो सीपी कितना आ गया 25 जमा 5 30 माइक्रोफैरेड। अब ये 30 इन सबको हटा के हम एक अकेला लगा सकते हैं 30 माइक्रोफैरेड, और ये सारा इसके बाद था 15 वाला। अब ये दोनों किस में है सीरीज में, 1/CS is equals to 1/C1 plus 1/C2, 1/30 plus 1/15, LCM 30 1 plus 2 3/30, 1/10, लेकिन 1/10 क्या है 1/CS, हमें तो CS की वैल्यू बतानी है, CS की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोफैरेड। मतलब इन सब को हटा के हम एक अकेला कैपेसिटर यूज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होगी यहाँ पे। ये पूरा किसको कवर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। कुछ क्वेश्चंस रह भी सकते हैं बट मोस्टली जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने इसमें डाल दी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी।